जुल्फकार अली भट्टू और याह्या खान दोनों शराब पी रहे थे। प्रेसिडेंसी में तीसरा बंदा सिर्फ मियां ज़ोहरुद्दीन साहब थे। फौज ने हैंड्स अप किया है, मेरे पुप्पा ज़ोहरुद्दीन मियां गवाह हैं, उन्होंने आप ये बात बताई। जिस दिन डाका फाल हुआ है सिर्फ 2 बंदे थे, भट्टू और याह्या इकट्ठे बैठे थे, शराब पी रहे थे। उधर से खबर आई कि जनाब हमने सिलेंडर कर दिया फौजों ने। चूंकि अवाम साथ नहीं दे रही थी, इधर से असला जा नहीं रहा था, और फौजें क्या करती। तो जब सिलेंडर की खबर आई तो दोनों क्या लगा के हंसे, और ज़हीरुद्दीन मियां ने जब घर आगे बात की उनकी आंखों में आंसू थे। ये सिचुएशन है। लेकिन चूंकि याह्या फौजी डिक्टेटर था, बाद में साइड पे हो गया, भट्टू के हाथ में माइक आ गया तो मलबा डाल दिया याह्या के ऊपर, फौज के ऊपर। फौज का क्या कसूर था उसमें? जब जुल्फकार अली भट्टू को इक़्तिदार मिल गया यहाँ 2 नंबर तरीके से, गद्दारी से, मुल्क तोड़ने के बाद, तो जो इसने आर्मी चीफ बदले एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्या किसी आर्मी चीफ ने गन रखी उसके ऊपर कि नहीं मेरे आर्मी चीफ बनने पे साइन करो? तो जब ये जुमला बोला जाता है, ये हमारे बड़े बड़े सियासतदान बोलते हैं, मिलिट्री काम नहीं करने देती। भाई जब मिलिट्री का मतलब बिग बॉस, तो बिग बॉस जब अपने लिए आपको कुछ नहीं कह रहा तो किसी और के लिए क्या कहेगा? अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइए कि अब आप जो मौजूदा सियासी निज़ाम है, तमाम सियासी बहरान 1947 से लेके जो 2023 तक, आज तक हम एक वर्स सिचुएशन के अंदर जाते जा रहे हैं, हमारी एक टिप लग गई है। इस सब का जिम्मेदार करंट सिचुएशन के अंदर कौन है? मैं तो अयूब दौर से लेके आज तक की बात करूंगा, जो मैंने ज़ाती तौर पे ऑब्जर्व किया या जो हिस्ट्री में मौजूद है। इस सारे बहरान का जिम्मेदार हमारे सियासी कायदीन है। बदकिस्मती ये है कि ये मलबा डाल देते हैं मिलिट्री के ऊपर। फ़र्क क्या है कि इनके पास माइक है, मिलिट्री जर्नल तो माइक पे नहीं आ सकते, जिस तरीके से अदालतों के जज माइक पे नहीं आ सकते। अपनी इनकी गलतियां होती हैं तो डाल देते हैं मिलिट्री के ऊपर। सामने मशरक़ी पाकिस्तान है, मुझे बताएं उसमें याह्या का क्या इंटरेस्ट था? कोई इंटरेस्ट नहीं था। वहद वो इलेक्शन है जिनको आज तक पीपल्स पार्टी वाले भी, मुस्लिम लीग वाले भी, तहरीक इंसाफ वाले भी सब ये कहते हैं कि वो इलेक्शन याह्या ने गैर जानबदार कराए थे और ठीक कराए थे। अगर फौजी क़यादत की बदनीति होती तो वो उस इलेक्शन को मोनोपोलाइज करता ना। अयूब खान को हमने देखा कि एक सियासी बंदे ने जब अयूब कुत्ता के नारे लगाए तो वो रिजाइन देके घर चला गया। कौन कौन सियासी शख्सियत थी वो? जुल्फकार अली भट्टू, ठीक है। तो अयूब सब घर चले गए। अब जब इलेक्शन हुए, जो फौजी डिक्टेटर ने कराए, एक्सीलेंट इलेक्शन कराए, उनका रिजल्ट क्या आया कि मुजीबुर रहमान को सीटें मिली 164, ओके, और पीपल्स पार्टी को सीटें मिली ओनली 84, तकरीबन 84 या 83। अच्छा, जिसको 164 मिली हैं, भट्टू सब चाह रहे थे इक़्तिदार उसको ना मिले, जो उससे आधे पे हूं और मुझे इक़्तिदार मिले। और फिर इनकी सीटें भी सिर्फ कराची के अंदर और लाहौर के गिरदोनवा में थी। खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में तो इनको कोई एक सीट भी नहीं मिली थी। मुजीबुर रहमान की चंद सीटें इधर भी थी, लेकिन उधर वो तकरीबन 100% सीटें ले गया था। नहीं, इधर सीट नहीं मिली थी उसे, लेकिन उसने बंदे खड़े किए थे, जीते नहीं थे। लेकिन बांग्लादेश के और मशरक़ी पाकिस्तान से सिर्फ 2 सीटें लूज़ की उसने, बाकी सारी उसकी सीटें थी। तो अब भट्टू साहब का इंटरेस्ट था कि मैं हुकूमत कैसे कर सकता हूँ, उसका तरीका ये है कि इसको तोड़ें। ओके, इन्होंने साजिश की, याह्या खान को बहकाया, गर्द पट्टी के ऊपर चढ़ाया और इलेक्शन बार बार मुलतवी कराए। प्राइम मिनिस्टर के जनरल इलेक्शन तो हो चुके थे, जब कौमी असम्बली का इजलास होना था वो भट्टू साहब बार बार मुलतवी करा रहे थे। और एंड पे याह्या खान का नहीं, अब ये आखिरी डेट है, यह इलेक्शन होगा, अब जाएं डाके में और इजलास करें। फैसला दे दिया। तो भट्टू साहब ने उसको जुमला क्या बोला, मशहूर जुमला है कि जो डाके जाएगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। ये बलबदरी थी, ये फौजी डिक्टेटर ने कहा था, ये अवामी बंदे ने कहा था। नशा लालच का उसके अंदर था। लेकिन जब भट्टू ने बदमाशी से किसी को तो जाने नहीं दिया, हालांकि मौलाना नूरानी भी जाना चाह रहे थे, मुफ्ती महमूद साहब भी जाना चाह रहे थे, जमात इस्लामी के बंदे भी थे वो भी जाना चाह रहे थे, मुस्लिम लीग की 8 सीटें थी, ये भी पॉजिटिव जेस्चर दे रहे थे। लेकिन भट्टू आकड़ गया, बदमाशी कर रहा था, चूँकि कराची के अंदर उसका होल्ड था, एयरपोर्ट था ही उधर। तो जब ये लोग जा ही नहीं सके और एक ही बंदा सिर्फ गया,
अहमद रजा कसूरी, जिसको बाद में भट्टू ने मरवाने की कोशिश की, वो बच गया, उसका बाप शहीद हो गया। तो जब वो इजलास भी नाकाम हुआ तो उस वक्त मुजीबुर रहमान ने एहतजाज की कॉल दी कि ये बार बार हमारी अक्सरियत तस्लीम नहीं कर रहे, हमें अक्सरियत छीननी पड़ेगी। इसका जिम्मेदार कौन है? या जिम्मेदार था? भट्टू जिम्मेदार था। लेकिन फिर मुजीबुर रहमान साहब को तो मरवा दिया गया था, आई थिंक असैसिनेशन। देखें, वो तो फिर साजिशें बाद की बात है, वो तो बाद की बात है। लेकिन इस वक्त जब ये गैर आईनी इकदाम कराए गए और या खां को बहकाया गया कि नहीं नहीं मैं उसे कोऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं उसे मीटिंगें लगा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मिलजुल के हम हुकूमत करें, तो या सोचता था कि ठीक है यार आप कर लो मीटिंगें। वो तो पॉजिटिव जेस्चर दे रहा था। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया और या खान ने कहा नहीं अब ये रिजल्ट आए ना आए, अब ये कौमी असम्बली का इजलास होगा और आप फैसला करें, अवाम फैसला करें। भट्टू साहब बदमाशी पे आ गए। उस बदमाशी की वजह से बांग्लादेश के अंदर तहरीक शुरू हुई। तहरीक जब हुकूमत जिसकी थी, इधर जुलूस अगर निकलेगा तो जो भी इस इलाके का थानेदार है उसी ने संभालना है। तो वो उस वक्त पूरे मुल्क का थानेदार तो या खान था, ठीक है जी। तो उसने संभालने की कोशिश की, वो नहीं संभाल सका। फिर उसने मिलिट्री को कहा यार इस जुलूसों को रोकें। मिलिट्री ने फिर, उसके पास तो डंडा होता ही नहीं, होती गन है। जब गन से रोका तो कई बंदे मरे, शहीद हुए। फिर वहाँ के जो एमपीए थे, जिम्मेदार लोग थे, वो भागकर कोई इंडिया चला गया, कोई श्रीलंका चला गया। तो एक जब जंग शुरू करा दी मिलिट्री के साथ पब्लिक की, इंडिया ने उससे फ़ायदा उठाया, उसने भी हमला कर दिया। तो जिस दिन फौज ने हैंड्स अप किया है जी, मेरे पुफा ज़ोहरुद्दीन मियां गवाह हैं, उन्होंने आप ये बात बताई कि प्रेसिडेंसी में जुल्फ़िकार अली भट्टू और या खान दोनों शराब पी रहे थे। तीसरा बंदा सिर्फ मियां ज़ोहरुद्दीन साहब थे। अरे जिस दिन ढाका फॉल हुआ है, ढाका फॉल के टाइम पे सिर्फ दो बंदे थे, भट्टू और या इकट्ठे बैठे थे, ठीक है, शराब पी रहे थे। उधर से खबर आई कि जनाब हमने सिलेंडर कर दिया फौजों ने, चूंकि अवाम साथ नहीं दे रही थी, इधर से असला जा नहीं रहा था, और फौजें क्या करती। तो जब सिलेंडर की खबर आई, या ने वो खबर सुनी, भट्टू को बताई, तो दोनों क्या लगा के हंसे। और ज़हीरुद्दीन मियां ने जब घर आके बात की, उनकी आंखों में आंसू थे, शराब पी रहे थे और दोनों हंसे। ठीक है, ये सिचुएशन है। लेकिन चूंकि या फौजी डिक्टेटर था, बाद में साइड पे हो गया, भट्टू के हाथ में माइक आ गया, तो मलबा डाल दिया या के ऊपर, फौज के ऊपर। फौज का क्या कसूर था उसमें? लालच तो तेरा था। यही हिस्ट्री बाद में आ जाती है। जब जुल्फ़िकार अली भट्टू को इक़्तिदार मिल गया यहाँ 2 नंबर तरीके से, गद्दारी से, मुल्क तोड़ने के बाद, तो जो इसने आर्मी चीफ बदले एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्या किसी आर्मी चीफ ने गन रखी उसके ऊपर कि नहीं मेरे आर्मी चीफ बनने पे साइन करो? सीनियर्स को रिटायर करते गए, जूनियर्स को लगाते गए। जी बिल्कुल। तो किधर आर्मी ने रोका इनको? आर्मी ने तो जी सुने किधर रोका? एंड पे ज़ियाउल हक साहब जो शरीफ आदमी थे, नमाजी आदमी थे, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे चीज़ों में। भट्टू ने देखा यार ये बंदा मस्जिद में बैठा रहता है, सबसे जूनियर है, इसको आर्मी चीफ लगा दो। तो जब ये जुमला बोला जाता है, ये हमारे बड़े बड़े सियासतदान बोलते हैं, मिलिट्री काम नहीं करने देती। भाई जब मिलिट्री का मतलब बिग बॉस, तो बिग बॉस जब अपने लिए आपको कुछ नहीं कह रहा तो किसी और के लिए क्या कहेगा? तो आपने अपनी मर्जी से सीनियर्स को रिटायर किया, जूनियर को लाके आर्मी चीफ बना दिया, ज़ियाउल हक साहब को। तो किधर आर्मी ने ट्रबल पैदा की? अब वो जिसको तुमने शरीफ समझा, जो शरीफ था, नेक था, नमाजी था, परहेजगार था, तुमने देखा यार ये बंदा लगा दें बस ठीक है, ट्रबल नहीं देगा, वो लग गया। भट्टू ने जो इलेक्शन कराए, फ्रॉड इलेक्शन कराए, गैर आईनी गैर कानूनी कराए, आइन से मावरा होके कराए। कल भी मैं एक बात सुन रहा था काशिफ अब्बासी साहब की, उसमें वो एक सामने बात की कि जी वो जो सियासतदान हैं वो आउट ऑफ वे जाते हैं तो फिर हालात ख़राब होते हैं। तो काशिफ भाई कहते हैं कि नहीं वो सियासतदानों को तो राइट है। भाई क्या राइट? कानून से मावरा राइट है कोई वज़ीर आज़म का, या आइन से ऊपर कोई राइट है उसका? तो अगर सियासतदान आइन तोड़े तो वो जायज़ है, ठीक है ना? तो जब वो एहतजाज हुआ भट्टू के जाली इलेक्शनों के खिलाफ, कराची से पेशावर तक हुआ एहतजाज, लाहौर में गोलियां चली,
पिंडी में गोलियां चली, लोग शहीद हुए, लोग गिरफ्तार हुए, मामला मैनेज नहीं हो रहा था, तमाम सियासी जमातें भट्टो के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। तो एंड ऑफ द डे जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिसको स्टार लगे हुए थे, उसका मुल्क है। फिर उसने देखा कि यार ये मुल्क के अंदर बेड़ा गर्क कर रहा है और कोई कानून और आईन नहीं ये समझ रहा। उसने फिर जाके गिरेबान से पकड़ लिया। मुझे बताएं क्या उसने गलत किया? क्या भट्टो खिलाफ आइन काम करे वो जायज़ है? तो ज़ियाउल हक अगर आइन की किताब पीछे रख के मुल्क को बचा लिया उसने, तो वो नाजायज़ हो गया। यही पूछे नवाज शरीफ साहब की हुई बाद में कि जब आपने को 2 तय सीरीज मिल गई, आप बार बार आर्मी चीफ बदलते रहे, आर्मी चीफों का मजाक उड़ाते रहे, ठीक है ना? तो वो ठीक था। आप ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाए तो वो आईनी है, ठीक है ना? और आप आर्मी चीफ को एक जहाज के इंडिया में उतार दें, इसको गिरफ्तार कर लें, ये आईनी है। तो फिर जब फौज के अंदर भी एक गुस्सा आया, उन्होंने पकड़ लिया, तो वो गैर आईनी हो गया। देखिए ये जितने मामले, अभी जो इमरान खान साहब का मामला है, ठीक है ना, अदम एतमाद खान साहब अपनी खुद नहीं रोक सके। जनरल बाजवा को खुद कह दिया कि आप सियासत में दखल ना दिया करें, उन्होंने कहा ठीक है हम पे न्यूट्रल रहते हैं, तो खुद न्यूट्रल कर दिया। बाद में आप अपनी अदम एतमाद संभाल नहीं सके। पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का हक था आपके खिलाफ अदम एतमाद करें, आप संभालें। किसी एक बंदे का नाम बता दें इमरान खान साहब जिसको इन्होंने फ़ोन किया हो। मैं तो अपनी मिसाल देता हूँ, हम पंजाब असम्बली से 14 आदमी थे पहली दफ़ा जब पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से बुज़दार साहब के ज़रिए खान साहब को मिले। और मैं तो खान साहब के विजन की वजह से उनके साथ था 2012 से, और यार फैसल न्याजी था, बाकी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग थे। अब 14 बंदों में से 2-4 माह बाद 3 बंदे छोड़ गए। बुज़दार साहब के पास आना जाना या खान साहब का साथ देना, किसी ने उनको नहीं पूछा आप क्यों छोड़ गए। फिर 2 छोड़ गए, उनको किसी ने नहीं पूछा। तो करते करते एंड में हम सिर्फ 4 रह गए, जो 10 चले गए। किसी एक बंदे को बताएं जो पंजाब के सदर थे, या मैडम यास्मीन राशिद बता दें, चौधरी एजाज साहब बता दें कि हमने बड़ा समझाया यार, वो यानी मैं तो विटनेस हूं। इतने नलायक लोग इकट्ठे हुए हैं, और खान साहब का ये बेसमझी थी। खुद तो वो बंदा बड़े विजन का है, टीम सारी नलायकों की इकट्ठी की हुई थी। अब उन नलायकों के जरिए, और ये बातें मैंने खान को प्राइम मिनिस्टर हाउस में कही कि खान जी आप बात करते हैं रियासत मदीना की, आप बात करते हैं नबी पाक की सीरत की, आपसे बात निकले दिल से। ब्रिगेडियर अहमद उसके पास बैठे हुए थे। तो मैंने कहा सर जो आपकी इर्द गिर्द टीम है उनको तो रियासत मदीना के माने भी नहीं आते। मैं तो आपसे पूछूंगा बेसिकली, अगर मैं आपको कहूँ कि अगले 30 सेकंड में बताएं रियासत मदीना क्या होती है, तो फिर हम उस पर सिर्फ अगले 3-4 मिनट बात करेंगे। रियासत मदीना क्या होती है? देखिए रियासत मदीना का मतलब तो ये है ना कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसाफ रसूल के मुताबिक रियासत कायम की, जिसके अंदर यहूदियों को भी अमन था, ठीक है जी, बुत परस्तों के लिए भी अमन था, ईसाइयों के लिए भी अमन था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने घर में रहे हम उसका एहतराम करेंगे, हम उसकी तोफ़त करेंगे। ठीक है जी। आप बाहर निकल के वो काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अभी पाकिस्तान के अंदर जितने हिंदू रह रहे हैं, कोई हिंदू बताए कि उसकी जायदाद को या उसके मालो दौलत को किसी ने ट्रबल दी हो। तो इन चीज़ों को बैलेंस करना, इंसाफ कायम करना, ये रियासत मदीना अच्छा है। ठीक है, मुझे बताइए 2018 से ये रियासत मदीना नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आ गए तो उन्हीं का खानदान रहेगा, भट्टू आ गए तो भट्टू का खानदान रहेगा। जी जी जी, मैं इस पर तो खानदानी जागीरदारी है। मैं मुझे थोड़ा सा इस पर मौका दीजिए ना कि चलें, अगर भुट्टो के खानदानी सियासत चलाई, नवाज शरीफ ने खानदानी सियासत चलाई, तो क्या आपको लगता नहीं है कि इमरान खान ने खानदानी नहीं लेकिन उसने एक अहमकाना सियासत चलाई? नहीं, अहमकाना तो आप कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी सियासत चलाई जिसके अंदर लोगों को तकसीम की सियासत चलाई। अब तकसीम क्या था? बिल्कुल वो खान साहब का स्टाइल गलत था। देखें मैं खान साहब से मोहब्बत करता था, आज भी मोहब्बत है, लेकिन आज इख्तलाफ पहले भी था, लेकिन आज मेरा इख्तलाफ उनसे अलहदगी का बायस बना। जब ये वज़ीर आज़म बने और लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब थे, ये उनसे हाथ नहीं मिलाते थे, मैं इस चीज़ को अपोज करता था। मैंने बुज़दार साहब को कहा ये खान साहब क्या करते हैं भाई, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये क्या ये आईनी है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन से बात ना करें? या जब मीटिंग आपको आइन कहता है कि फलां चीज़ें आपने लीडर ऑफ अपोजिशन से मिल के करनी, ये तो फिर बदतमीजी के ज़ुमरे में नहीं आती ऐसी बातें। ये चीज़ें दिमागी खराबी की हैं। यानी मैं तो इन चीज़ों को अपोज करता रहा हूँ,